हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं फिर से क्लास 7 के हिस्ट्री चैप्टर 5 के साथ। फ्रेंड, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे जिसे आज के क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं शासक और इमारतें में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम आज पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले यहाँ जानेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर की विशेषताओं को। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य, कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। यानी ये लोग खुद बहुत ही, इन लोगों को साहित्य कला और तथा वास्तुकला में बहुत इनको रुचि थी। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं के बारे में और उनके बनाने के बारे में अपनी रुचि का वर्णन किया है। ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार हाथों में स्थित थे। यानी 4 आयताकार, मतलब 4 कोने टाइप का बना हुआ आयताकार के भागों में ये विभाजित रहते थे। 4 समान हिस्से में बटे होने के कारण इसे 4 भाग कहा जाता था। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्या पता चला आपको कि ये जो बाग बने हुए रहते थे वो 4 हिस्सों में समान रूप से बटा हुआ होता था। इसी की वजह से इसे 4 बाग कहा जाता था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सुंदर 4 बाग जैसे हुमायूं का मकबरा का 4 बाग जो दिल्ली में है, 1562 से 1571 तक का, ये मतलब इसका जो बनने का ये था। उसका कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार 4 बाग जो 1620 से 1634 के मध्य में बना था। अब हम जानेंगे हुमायूं के मकबरा के बारे में। तो इसकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली गई है। यानी ये जो हुमायूं का मकबरा का जो वास्तुशिल्प है वो कहाँ से ली गई है, तो मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली गई है। इसमें केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था, मेहराबदार प्रवेश द्वार जिसे पिस्तक भी कहा जाता है, यह मकबरा एक विशाल 4 बाग के मध्य में स्थित है। इसका निर्माण 8 स्वर्गों और हष्ट बृहस्थ के परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा हुआ होता था। अब हम देखते हैं आगे फ्रेंड्स। तो इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया था। ठीक है। अब हम जानेंगे शाहजहां के शासनकाल में निर्माण कार्यों के बारे में। तो शाहजहां के आरंभिक वर्षों में राजधानी आगरा थी। इसके शासन में सार्वजनिक सभा कक्ष जिसे दीवाने आम कहा जाता था, वो व्यक्तिगत सभा कक्ष जिसे दीवाने खास कहा जाता था, एक विशाल आंगन में स्थित थे। दरबार चील सुतून अथवा 40 खंभों के साथ भवन भी कहलाते थे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हैं, जो सभा आम सभा थी उसे दीवाने आम कहा जाता था और जो सभा व्यक्तिगत सभा थी उसे दीवाने खास कहा जाता था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में सिंहासन के पीछे पित्राडोरा के जड़ाव काम की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता अफियर्स को बीना बजाते हुए चित्रित किया गया था। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। अब पित्राडोरा क्या है फ्रेंड्स, तो उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदरता अलंकृत नमूने, इसे ही क्या कहा गया, तो पित्राडोरा कहा गया। और ताजमहल शाहजहां के शासन की भव्यतम कलात्मक उपलब्धि है। इसका निर्माण 1623 से 1643 लगभग 20 साल में पूरा हुआ था। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नहीं, तट के एक चबूतरे तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। ठीक है। यह सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी के तट के एक चबूतरे तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। ठीक है। अब हम वास्तुकलात्मक शैली का आदान प्रदान के बारे में पढ़ेंगे। तो मथुरा के निकट वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों में बहुत मिलती जुलती थी। जैसे एक वृंदावन में गोविंद देव मंदिर 1590 का अंदरूनी भाग, जिसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है और इसमें 2 प्रतिच्छेदी मेहराबों पर इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया है। ठीक है।
अब है नेक्स्ट है कि वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान यानी खुरासान से आई है और फतेहपुर सिकरी में इसका प्रयोग किया गया है। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। तो दूसरा पॉइंट है बंगाल की झोपड़ी, जिसे बांग्ला गुंबद कहा जाता है, को मुगलों ने अपनी वास्तुकला में प्रयोग किया है। तीसरा है कि अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी पर गुजरात की व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। चौथा है फतेहपुर सिकरी के जोधाबाई महल में छत के अलंकृत स्तंभ गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। अब अंत में हम यह चर्चा करेंगे कि 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए हैं। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। सर्वोत्कृष्ट चर्चों में पेरिस का नाइट्रेट चर्च फेमस है, यानी प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सीरीज में इतने ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब हम आगे की कक्षा में इसके आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे, यानी क्लास 7 का चैप्टर 6 हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले की सीरीज अगर आपने ना देखी हो तो पिछले की सीरीज आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स। क्लास 6 की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। उसमें जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने बता दिया है। तो अब आगे की क्लास में हम आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ मिलेंगे। और अगर आप अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो उसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।